नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। आज लोकतंत्र में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की हमारे पास आ रही है उसकी बात करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज गोवा से आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। प्रोविजनल रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके शरीर पर चोट के निशान हैं। सोनाली के शरीर पर 4 से 5 चोट के निशान मिले हैं। आरोपी जो इस मामले में बनाया गया है, क्योंकि परिवार जो है उसका शक सोनाली के पीए सुधीर और उनके मित्र सुखविंदर पर है और इसी वजह से उन पर अब केस भी दर्ज हो गया है। सोनाली फोगाट मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर अपनी छानबीन शुरू कर दी है। इस वक्त टाइम्स नाउ भारत के पास ये एक्सक्लूसिव कॉपी की डिटेल्स हैं। जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है पोस्टमार्टम का, उसकी डिटेल्स हैं, जिसमें कल तक जो बात बताई जा रही थी, लगातार कहा जा रहा था कि दिल का दौरा पड़ने से अकस्मात मृत्यु हो गई सोनाली फोगाट की। लेकिन अब ये पूरा जो परिवार ने आरोप लगाया, उसके बाद से मामला जो है वो अब और गंभीर होता जा रहा है। और इस प्रोविजनल रिपोर्ट में साफ तौर से लिखा गया है कि उनके शरीर पर 4-5 चोट के निशान थे। किस तरीके से हरियाणा से वो गोवा पहुंची, वहां पर क्या हुआ, ये सब अब जांच का विषय है। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एफआईआर की कॉपी भी एक्सक्लूसिव टाइम्स ऑफ भारत के पास जो कॉपी है वो आप इस वक्त देख रहे हैं। गोवा में 302 का यानी कि हत्या का मामला जो है सोनाली फोगाट की मृत्यु में अब दर्ज कर लिया गया है। और इसमें 2 नामजद अभियुक्त इसमें बनाए गए हैं, जिसमें सोनाली के पीए सुधीर हैं और दूसरे सुधीर सांगवान के साथ साथ उनके ही मित्र सुखविंदर हैं। जब से सोनाली फोगाट की मृत्यु हुई है, जो शुरुआत में बताया गया कि ये एक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद से लगातार परिवार ये मांग कर रहा था कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि शायद उनको खाने में कुछ मिलाकर दे दिया गया, इस वजह से उनकी मौत हुई। उसके बाद अब ये जो प्रोविजनल रिपोर्ट सामने आई है, इससे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं इस वक्त सीधे सोनाली फोगाट की जो बहन है रमन फोगाट, उनके पास आपको लिए चलता हूं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दुख की घड़ी है आप लोगों के लिए। इस वक्त आप शायद सदमे से उबर भी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन लगातार परिवार ये बात कह रहा था कि 302 का मुकदमा हो, जांच की जाए, एफआईआर अब दर्ज हो गई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, मुझे बताया गया है कि फ़ोन वो कट गया है। हम कोशिश करेंगे दोबारा उनके परिवार से इस पर रिएक्शन लें। हमारे सहयोगियों के पास भी चलेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका पूरा जो मामला है किस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है। रमन फोगाट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं फ़ोन लाइन पर। मैम, आपसे मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, लेकिन लगातार परिवार इस बात पे ये बात लगातार कह रहा था कि कुछ गलत हुआ है, हत्या की जांच होनी चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए कम से कम एक एफआईआर दर्ज हो गई है। पोस्टमार्टम जो प्रोविजनल रिपोर्ट है उसमें भी चोट के निशान मिले हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमें पहले ही पता था कि मेरी बहन को कभी भी हार्ट अटैक नहीं आ सकता। उसको मारा गया है, उसकी हत्या की गई है। हम तो बस यही जनता से और मीडिया वालों से, सभी से, प्रशासन से यही मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो, जिसने भी ये कुछ किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये जो 2 आरोपी हैं जिनके ऊपर अब जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, जो सोनाली के जो पीए थे और साथ में उनके जो मित्र हैं, इन पर क्या आप लोगों को पहले भी शक था? हमें पहले शक था जो साथ में पीए सुधीर सांगवान पर। वो खुद बता रहे थे उस दिन शाम को फोन करके भी, जब भी मैं खाना खाती हूँ, मेरे खाने में मतलब खाना खाते ही मेरी गड़बड़ हो जाती है। फिर छोटी बहन के पास व्हाट्सएप कॉलिंग आई थी रात को 10 या 9 के बीच में, जब करी थी मेरे को कुछ गलत होने की आशंका है भी। मैं बहुत ज्यादा खतरा महसूस कर रही हूँ कि मैं। आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों इन्होंने किया? मतलब ये लोग उनके साथ ही काम करते थे, वो हरियाणा से गोवा गई, क्या वहां पर उनकी कोई शूटिंग थी? वो किस कार्यक्रम के लिए गोवा गई थी? देखो, ये तो पता नहीं। मेरी तो गुड़गांव से बात हुई थी जब 20 तारीख 21 को गए, जब
जी गुड़गांव में बात हुई भी, मैं गुड़गांव में हूँ और मैं 26 तारीख को घर वापस आऊंगी, फिर आके मैं फार्म पे आऊंगी सीधा के। तो उन्होंने बताया नहीं था किसी को कि वो गोवा जा रही हैं? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं बताया भी मेरी शूटिंग है कैसे। वो पहले जैसे पहले गई 3-4 दिन पहले जब बताया था भी मैं शूटिंग करने जा रही हूँ, पर जब अब की बार गए जब मेरे को पता नहीं था। शुरुआत में ये भी घर परिवार सुनने को मिल रहा था कि गोवा में पुलिस से आपके जो भाई हैं उन्होंने कहा कि मदद नहीं मिल रही है आपको। अब लगता है कि पुलिस ठीक से जांच कर पाएगी? बीजेपी की नेता थी सोनाली फोगाट, सरकार वहां पे बीजेपी की है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, आपको उम्मीद है? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी से यही अपील करती हूँ कि मेरी बहन को न्याय मिले। हमें पूरा विश्वास है कि बीजेपी सरकार हमारी पूर्ण मदद करेगी। हाँ, जो आए थे मैडम, अभी जो उनकी, जी बस मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी आप लोगों के लिए, हाँ जी जी आप कहिए, आप कुछ कह रही हैं आप जी। हाँ जी रमन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी उनकी जो बेटी हैं वो भी इस वक्त उनके लिए भी बहुत मुश्किल की घड़ी है। अपने पिता को पहले ही खो चुकी हैं, अब मां का साया भी उनके सर से उठ गया। आप लोग जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं, न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, किससे आप लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको न्याय मिले? हम प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं, बीजेपी सरकार से, जनता से, कि मेरी बहन के लिए सीबीआई जांच और जिसने भी ये किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्यों आपको लगता है कि उनकी हत्या की गई? ये तो दिख ही रहा है। मैं पहले ही हार्ट अटैक मेरी बहन को नहीं आ सकता। मेरी बहन इतनी फिट थी और इतनी एक्टिव थी काम करने में बहुत ज्यादा। हमें पता था कि जो साथ रह रहा है ना, उन्होंने पहले हमें सब परिवार वालों से उस आदमी ने हमसे दूर कर दिया था। वो हमसे मिलने ही नहीं देता था। जब हमें आशंका थी ये कुछ ना कुछ, मतलब जब इसके मन में कुछ चल रहा है माँ, तभी हमें दूर कर रहा है। पर वो क्यों उनकी हत्या करना चाहता था? क्या पता है, पैसे की वजह से क्या क्या मामला हो सकता है। ये तो देखो अब आगे पता चल जाएगा वो अरेस्ट हुआ है तो। क्या आप लोगों की कभी जो ये उनके पीए थे सुधीर सांगवान या उनके जो दोस्त हैं उनसे बातचीत हुई? क्योंकि कई सारे सोशल मीडिया पे वीडियो हैं और सोनाली जी के साथ वो दिखाई पड़ रहे हैं वो लोग। क्या कभी आपकी इन लोगों से बात हुई? सुधीर सांगवान से? हाँ जी। हाँ, हम इकट्ठे ही रहते हैं, जैसे फार्म हाउस पास में ही है। होती थी मेरी बात, मुझे डाउट होता था हमेशा भी ये आदमी बहुत तेज आदमी है, मतलब ये कुछ ना कुछ कभी ना कभी गड़बड़ करेगा। कब से वो सोनाली जी के साथ काम कर रहे हैं? वो 2019 में इलेक्शन थे उससे पहले 6 महीने पहले बस। क्या अभी तक हरियाणा की सरकार से, खट्टर साहब की सरकार से या बीजेपी के नेताओं से आपकी कुछ बातचीत हुई? हाँ, वो भाई जैसे कर रहे हैं, उनको पता है। वो हमारा पूरा सहयोग दे रही है सरकार, हमारा पूरा सहयोग कर रही है बीजेपी सरकार हमारा। ये वहां पर कहा गया था कि गोवा में जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसके बाद आप लोग चाहते हैं कि एम्स में भी एक पोस्टमार्टम हो, तो अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी मैम, उसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं हमें? ये अपना ही है, देरी साइड पड़ा है एक और उनका। हाँ जी, हमें बस यही आपसे कह रही हूँ कि सीबीआई जांच हो। रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमन फोगाट सोनाली फोगाट की बहन है जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई थी। वो कह रही हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनको और परिवार को पहले से ही जो पीए था उसके ऊपर शक था, वो परिवार से दूर करने का आरोप लगा रही हैं। कह रही हैं कि 2019 से ही जब चुनाव लड़े थे तब से वो इनके साथ आया था, इनके साथ काम कर रहा था। उनके एक मित्र भी हैं और जिसके वो भी आरोपी यहां पर बनाया गया। मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवानी हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही साथ मनोज जुड़ रहे हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से। शिवानी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। शुरुआत में उनके भाई ने भी इस तरह का आरोप लगाया कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सेटिस्फाइड नहीं है उससे, गोवा पुलिस की हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम एम्स में कराना चाहते हैं ऑटोप्सी, क्योंकि हमें यहां पर यकीन नहीं है कि ठीक से होगा। अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है, सूत्र क्या बता रहे हैं आपको?
देखिए, फिलहाल साफ तौर पर अभी भी जो हमारी गोवा पुलिस से बातचीत हो रही है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पूरे मामला का, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसके अंदर बाकायदा एक लाइन लिखी गई है जिसमें लिखा है कि जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी है, उस पर कुछ इंजरीज के निशान हैं, कुछ मार्क्स हैं ऐसे जो कि संदेहास्पद हैं। साथ ही साथ इसके चलते आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और परिवार लगातार जिस तरीके से फॉर्मल लेटर्स लिख रहा है पुलिस को गोवा के, नॉर्थ गोवा की, कि उन्हें शक है पीए के ऊपर, उनके स्टाफ मेंबर्स के ऊपर, उसके आधार पर उन्होंने धारा 302 आईपीसी की जो है वो इंक्लूड कर ली है इस पूरी कंप्लेन में और उसी के आधार पर जो है इन्वेस्टिगेशन आगे वो करने वाले हैं। लेकिन कल भी जब हमारी बात हुई थी गोवा के टॉप ऑफिसर से, तो उन्होंने साफ कहा था कि जो पोस्टमार्टम की डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही इस बात को कंफर्म करना सही होगा कि क्या क्या मार्क्स सामने आए हैं, कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि आपको बता दें कि फिलहाल भी जिस तरह से हम बहन की उनकी बात सुन रहे थे, इसके पहले भी दिए गए अपने स्टेटमेंट में उन्होंने यही कहा है कि सोनाली फोगाट ने बाकायदा फोन कॉल पर इस चीज़ की कंप्लेन की थी कि उन्होंने एक खीर खाई थी और उसको खाने के बाद उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन वो घर पर लौट के आने के बाद बातचीत करने वाली थी और वो बातचीत कभी संभवतः पूरी नहीं हो पाई। दूसरी चीज़ ये कि जो कंप्लेन 4 पन्नों की लिखी गई है उनके भाई रिंकू द्वारा, उसके आधार पर धाराएं इंक्लूड की गई हैं, एफआईआर रजिस्टर की गई है और एफआईआर के अंदर बाकायदा 2 लोगों के नाम है, जो कि सुधीर सांगवान है जो उनके पीए थे, सुखविंदर सिंह जो उनके दोस्त हैं। हालांकि अभी भी डिटेल्ड जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की उसको आने के बाद जो है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो गोवा पुलिस द्वारा सबमिट की जाएगी। डीजीपी लेवल, आईजी लेवल पर इसकी इन्वेस्टिगेशन बाकायदा चल रही है, खुद इसकी सीएम को रिपोर्ट भी उन्हें देनी है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी जहां पर सारे स्टाफ मेंबर्स के दोबारा से स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। ठीक है, शिवानी बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं मनोज, वो भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी रही हैं, कई उनके मनोज उन वीडियो सामने आए थे जिसमें एक अधिकारी को थप्पड़ लगाने का भी वीडियो था, कहीं ना कहीं वो बहुत पॉपुलर रही हैं। अच्छा, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। इस वक्त हमारे साथ मोनिंदर फोगाट जुड़ रहे हैं जो कि सोनाली फोगाट के भतीजे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्या आप लोग अभी भी दोबारा पोस्टमार्टम जो एम्स में कराने की बात हो रही थी उसकी मांग को लेकर अभी भी आप लोग आगे बढ़ेंगे? नहीं, अब ऐसा नहीं, जो हम चाहते थे एफआईआर वो यहाँ हो चुकी है। हाँ जी। आप इस वक्त गोवा में हैं? हाँ जी, गोवा एयरपोर्ट। तो अब आप लोग क्या उनके शव को लेकर आप वापस हरियाणा जाने के क्या आप लोग ने क्या प्लान है? कैसे कब पहुंचेगी वो वहां पे? हम अभी गोवा एयरपोर्ट पे, हमारी 7:15 बजे की फ्लाइट है। हाँ, तो वो जो भी टाइम लगेगा हम दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरेंगे। सहयोग मिल रहा है आपको वहां पे सरकार से और पुलिस से? क्योंकि शुरुआत में उनके भाई कह रहे थे कि पुलिस आनाकानी कर रही है 302 की एफआईआर करने। कल रात को डीएसपी साहब ने और डीजी साहब ने हमें कमेंट किया था, तो उस पे वो बिल्कुल खरे उतरे हैं जो उन्होंने कमेंट किया था। सरकार की तरफ से हमारे पास अभी कोई भी नहीं आया। पुलिस वहां पे सहयोग कर रही है आपका? हाँ जी, पुलिस ने आज सहयोग किया है। कल जो कमिटमेंट करके गए थे डीएसपी साहब, डीएसपी डिसिल्वा। मोनिंदर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि अभी जो आप प्रोविजनल रिपोर्ट आई है, क्या उसकी कॉपी आप लोगों को मिली है? एफआईआर की कॉपी आप लोगों को मिली है? आपने देखा है उसको? हाँ जी मिली है, देखा है। उसमें रिपोर्ट में क्या क्या है ऐसी चीजें जिससे आपको लगता है कि शक हो रहा है कि हत्या थी? वो साफ, उसके अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल साफ है, इंटरनल ब्लंट फोर्स और केमिकल पॉइजन जो भी उसके अंदर साफ दिया हुआ है, उसी ब्याह पे गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया जो हम 3 दिन से चाह रहे थे। जो एफआईआर में 2 लोगों के नाम दिए गए हैं, आप कह रहे हैं कि प्रोविजनल रिपोर्ट में ये साफ लिखा हुआ है कि उनको इंजरीज थी और ब्लंट फोर्स ट्रॉमा था, ये लिखा हुआ है उसमें? इंटरनल ब्लंट फोर्स, इंटरनल ब्लंट फोर्स। और साथ ही साथ क्या उसमें कुछ जो जहर देने की बात आप लोग कर रहे थे कि कुछ खाने में मिलाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ लिखा गया? उसका भी नाम नहीं आया, सिर्फ केमिकल और पॉइजन केमिकल, अभी उसका नाम नहीं आया। नाम विसरा रिपोर्ट में आएगा। बिल्कुल। जो एफआईआर में 2 लोगों के नाम लिखे गए हैं, आप इन्हीं दोनों लोगों के खिलाफ चाहते थे कि केस रजिस्टर करा जाए, उनके पीए और उनके मित्र के खिलाफ? दो के खिलाफ अभी 302 हुई है, बाकी अभी 120 भी और 376 ये अभी धारा ऐड होनी है उसके अंदर। यानी कि इसमें कॉन्स्पिरेसी की धारा भी और ऐड होनी है?
हाँ जी। सर मुझे आप ये बता अभी तो 302 और IT एक्ट लगा है। सोनाली जी, हरियाणा से गोवा कैसे पहुंची, क्या इसके बारे में किसी को कोई जानकारी है? इन लोगों के साथ वो यहाँ पे कोई शूटिंग करने आई थी, किस वजह से यहाँ पर थी? 2-3 कलाकार और बता रहे थे, उनसे हम ना मिले, ना उनका पता कौन थे क्या थे, वो सुधीर ही बताएगा। लेकिन यहाँ कोई इस तरह की कोई शूटिंग नहीं थी गोवा के अंदर जो हमने हमारे पता किया है। ये जो सुधीर सांगवान उनके पीए हैं, ये हाँ उन्होंने आप लोगों को बताया था कि उनकी इस तरह से मौत हो गई हार्ट अटैक होने से? हाँ, उन्होंने फोन किया। मदर को तो कह रहे थे सो रहे हैं, और ब्रदर को बोले कि हार्ट फेल हो गया है शूटिंग के दौरान, और भतीजे को बोल रहे हैं जो उनकी वो रात को हम बहुत अच्छे से हंस बोल के सोए हैं, उसका रिकॉर्डिंग भी है सुधीर सांगवान का, और जो उनका भतीजा है सचिन फोगाट उसका रिकॉर्डिंग भी है कि हम रात को हंस बोल के सोए हैं, और सुबह वो हम उनके रूम में गए तो मृत पाई। ये जो व्यक्ति हैं, ये दोनों के जिनके बारे में बात आप लोग कर रहे हैं, क्या इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है? ये लोग अभी वहीं पर हैं? कहां पर हैं ये लोग? हाँ, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया इनको। FIR दर्ज हो गई है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और वो हमको किसी को बोल रहा था रात को वो क्लब में थे, किसी को बोल रहा था होटल में सो रहे थे, लेकिन वो उनको बोल के गया था कि कोई मीटिंग है क्लब के अंदर, 4-5 आर्टिस्ट और आ रहे हैं जो हमने कल शूट करना है, तो वो बोल के सोनाली जी को क्लब में लेके गया। आप लोगों को इसकी कोई जानकारी थी कि वो गोवा में है? इसकी जानकारी हमें उसी दिन रात को मिली थी, जिस दिन मर्डर हुआ उससे पहले वाली रात को। उन्होंने अपने मदर, ब्रदर और जीजा, सिस्टर सबको मतलब फोन किए थे, जिन जिन को फोन किए थे बताया था कि मैं गोवा हूँ। क्या उन्होंने कोई आशंका व्यक्त की थी उन्हें कि मेरी जान को कोई खतरा है, या उन्हें किसी बात का डर है? उन्होंने बताया था ऐसा कि मुझे यहाँ पे बहुत बेचैनी घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है कुछ मेरे साथ कुछ होने वाला है। ये व्यक्ति कब से जुड़े हुए थे दोनों इनके साथ? ये दोनों 4 साल से 3-3.25 साल से आदमपुर में विधानसभा इलेक्शन था, उससे 1.5 महीने पहले ये सुधीर सांगवान जुड़ा था। 2019 में ही सुखबीर जो दूसरा लड़का है जो उसका दोस्त है सुधीर सांगवान का, वो जुड़ा। आप लोगों को सरकार से मदद मिल रही है, हरियाणा सरकार से इस पूरे मामले में? नहीं, अभी हमें किसी से कोई मदद नहीं मिली, ना हरियाणा सरकार ना हमें गोवा सरकार। तो आप अभी कब पहुंचे थे आप वहां पर गोवा, और क्या आपकी खुद बातचीत हुई उस सुधीर सांगवान से और सुखविंदर से? गोवा मैं ट्यूसडे को पहुंचा था, जिस दिन उनका मर्डर हुआ था। उस दिन मैं हिसार से सुबह 11 बजे निकला था, रात को 8 बजे गोवा पहुंचे। और आपकी क्या तब बातचीत हुई थी उन दोनों अभियुक्तों से? हाँ जी, दोनों से उसी दिन रात को हम पहुंचे, तो हम रिजोर्ट गए, वहां उनसे बातचीत हुई, तो दोनों के बयान अलग अलग मिले, तो इसलिए हमें डाउट हुआ। फिर हमने बॉडी देखी तो उनके फेस पे सारा ब्लू मार्क थे, जो इंटरनल कोई जैसे पॉइजन वगैरह या हार्ट अटैक से तो ऐसे मार्क्स आते नहीं। हार्ट अटैक से तो फेस व्हाइट या येलो होगा, ब्लू नहीं होगा। तो क्या आप लोगों ने उनसे उसी के बाद पुलिस में जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने कहा, तो पुलिस ने उस वक्त आपकी मदद करी? शुरुआत में जब आप लोगों ने उनसे कहा कि हमें लग रहा है, आशंका जताई मर्डर की? शुरुआत में तो उन्होंने यही बोला कि हार्ट फेल है। और पोस्टमार्टम के लिए आप लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम होना चाहिए इनका? नहीं, वो तो पोस्टमार्टम के लिए बोल रहे थे, हम ये कह रहे थे कि पहले FIR दर्ज हो जाए तो पोस्टमार्टम हम करवा लेते हैं, जो हम बयान दे रहे हैं। फिर कल पुलिस ने कहा कि हम बयान दर्ज कर देंगे, एक बार आप पोस्टमार्टम करवा लीजिए। जो उन्होंने कमेंट किया, जो सारी चीज की, उस पे वो बिल्कुल खरे उतरे। उस चीज का हमें बहुत वो उन पे जो DSP हैं और DG हैं, जो उन्होंने कल हमें बोला था, जो अनुशासन दिया था, वो बिल्कुल वो उस पे बिल्कुल खरे उतरे। सर, मैं बस अंत में आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग अभी गोवा एयरपोर्ट पर हैं, बॉडी के साथ आप लोग अब वापस आ रहे हैं, तो कहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा और कहां पर अब आप लोगों को ले जाने का कार्यक्रम? अंतिम वो एक बार तो हम हमारे हरियाणा में हिसार लेके जाएंगे, उसके बाद जो सभी फैमिली मेंबर्स और जो मिलके जो डिसीजन लेंगे, फिर उस हिसाब से हम अंतिम संस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मनिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनिंदर उनके भतीजे हैं, इस वक्त हमें बता रहे थे गोवा एयरपोर्ट पर हैं। सोनाली फोगाट की जो
बॉडी है उसको लेकर अब वापस आने की तैयारी में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सीधे एक और आपको ये पूरा जो क्या क्या एंगल्स हैं, क्यों इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात हो रही है, क्यों परिवार लगातार आरोप लगा रहा है और किस तरीके के आरोप लगा रहा है, क्यों सोनाली फोगाट के मृत्यु के बाद हत्या का शक जताया जा रहा है, ये पूरी मिस्ट्री पर एक रिपोर्ट देखिए। आत्महत्या, क्या सोनाली फोगाट की मौत की ये दोनों थ्योरी गलत हैं? रेप, एमएमएस, ब्लैकमेलिंग, और मर्डर। क्या सोशल मीडिया स्टार इसका शिकार हुई? क्या रेप के बाद सोनाली फोगाट की हत्या हुई? क्या सोनाली को उनके पीए ने ही जहर देकर मार डाला? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोनाली फोगाट के भाई ने जो कुछ कहा, पुलिस में जो शिकायत की, वो बहुत ही सनसनीखेज है। इस खुलासे से सोनाली की मौत मिस्ट्री 180 डिग्री घूम गई है। ये एक प्री प्लान मर्डर था और इसमें जो अपराधी है वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में भी है और नहीं भी है। वो आराम से बैठे हैं, अपने फोन यूज कर रहे हैं। सोनाली की मौत की जो थ्योरी कल तक हार्ट अटैक या आत्महत्या बताई जा रही थी, अब वो रेप, ब्लैकमेलिंग और मर्डर पर आकर पहुंच गई है। इसकी सीबीआई जांच हो और मेरी बहन को इंसाफ मिल सके। जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर। मांग सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए। सोनाली के भाई, उनकी बहन, उनका परिवार इसे हत्या मान रहा है। सच जानने के लिए सीबीआई जांच की मांग हो रही है। अब सवाल यही है कि क्या सरकार ऐसा करेगी? क्या सोनाली की मौत का सच सामने आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। मेरे सहयोगी मनोज इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, ये मामला जो है ये बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी की नेता थी और बार बार अभी आपने सुना उनके भतीजे को भी कह रहे हैं कि सरकारों से हमें कोई मदद नहीं मिल रही। हमें ना हरियाणा सरकार से कोई मदद मिल रही है, ना हमें गोवा सरकार से कोई मदद मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें नया एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है, खासकर जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉज ऑफ डेथ जिसमें बताया गया है, जिसमें कहा गया कि इंजरीज हैं बॉडी पर सोनाली फोगाट की। उसके बाद ये राज और गहरा गया कि आखिर मौत का सच क्या है। और जहां तक सरकार के रुख की बात है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब से कुछ देर पहले ही इस विषय पर अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच की जहां तक बात है, परिवार अगर उनसे रिक्वेस्ट करेगा, कहेगा और लिखित में देगा तो वो जरूर इसको प्रोसेस करेंगे। लेकिन उन्होंने इस बारे में पहले ही गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं और वहां के जो डीजीपी हैं उनसे बात की है और इस मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने उनसे अपील भी की है। और सरकार जो भी मदद है, चाहे वो डेड बॉडी को वहां से लाने में, संस्कार में, बाकी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें पूरी मदद देगी, ऐसा आश्वासन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिया है। हालांकि जो परिवार के सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो इससे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। अभी हम सुन रहे थे उनके भाई को और जो दूसरे परिजन हैं वो कह रहे हैं कि सरकार से उस तरह का सहयोग नहीं मिला। लेकिन
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया कि अगर परिवार कहेगा तो वो सीबीआई की जांच की सिफारिश हरियाणा सरकार की तरफ से जरूर इसमें करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मनोज हमारे दर्शकों को ये जो उनके 2 सहयोगी थे, उनके पीए थे और साथ में एक और व्यक्ति जो है जिसके खिलाफ अब नामजद एफआईआर भी हो गई है, इनके बारे में बताइए कि इनका क्या रिलेशनशिप था और ये जो आरोप लग रहे हैं, इन्हीं के ऊपर आरोप लग रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह की सोशल मीडिया पर थ्योरी चल रही है, रेप की, ब्लैकमेलिंग की, एमएमएस की, कई सारी थ्योरीज चल रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सोनाली फोगाट की जिस तरीके से मौत हुई है, ये बहुत अननेचुरल डेथ हालांकि परिवार कह ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से अचानक हुआ है इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सवाल उठ रहे हैं किसी दूर के रिश्तेदार पर या किसी और पे नहीं, बल्कि उनके पीए पर। पीए का नाम है सुधीर सांगवान। सुधीर सांगवान एक साय की तरह हमेशा सोनाली फोगाट के साथ रहता था और जब वो पिछला विधानसभा चुनाव था हरियाणा में 2019 में, तब उन्होंने आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उसी दौरान उसके कुछ समय पहले ही सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट से जुड़ा था, उनके पीए के रूप में वो काम कर रहा था। क्या ये भी बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये जो उनके साथ काम कर रहा था सांगवान? देखिए, जो सुधीर सांगवान है ये सोनाली फोगाट के साथ जुड़ा हुआ था। इसका बीजेपी से कोई सीधे तौर पर लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सोनाली फोगाट से जुड़ा हुआ था और वो महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट थी, तो उस लिहाज से वो पार्टी के कार्यक्रमों में भी उसका आना जाना होता था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक, चलिए ब्रेक पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा और इसी खबर पर जानकारी दे देते हैं। सोनाली फोगाट अब रही नहीं है, लेकिन उनके भाई रिंकू डाका, जिनकी आप वहां पर तस्वीरें देख रहे थे, उन्होंने पुलिस से जो शिकायत की है उसमें उन्होंने लिखा है कि सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उनके 2 सुखविंदर, जो अब नामजद अभियुक्त हैं, आरोपी हैं इस पूरे मामले में, उन्होंने प्लानिंग करके सोनाली का मर्डर किया है। सुधीर सांगवान पर आरोप लगाया गया कि वो ब्लैकमेलिंग के जरिए 3 साल से सोनाली के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। टाइम्स ऑफ भारत के पास वो कंप्लेंट की कॉपी है जो सोनाली फोगाट के भाई ने पुलिस को दी है। उसमें क्या क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में देखिए। हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए कोई। मैं सोनाली फोगाट पिछले 15 साल से फिल्मों में एक्ट्रेस के रूप में और राजनीति में बीजेपी की एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी। 2019 में मैंने बीजेपी के टिकट पर हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और इसी चुनाव के दौरान भिवानी में मेरी मुलाकात सुधीर सांगवान और सुखविंदर से हुई थी। इसके बाद सुधीर सांगवान मेरे लिए पीए के तौर पर काम करने लगा, जिसके बाद मैं सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर बहुत ही विश्वास करने लगी थी। साल 2021 की बात है जब मेरे घर चोरी हुई थी और ये चोरी सुधीर सांगवान ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। किसी को शक ना हो इसके लिए उसने मेरे घर से कुछ नौकरों को हटा दिया था। तब से मेरे खाने पीने की व्यवस्था सुधीर सांगवान खुद करता था और यही 3 महीने पहले की बात है, मुझे सुधीर ने खाने में खीर दी। खीर खाने के बाद मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरे हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था और जब मैंने इस बारे में सुधीर से पूछा तो उसने गोल मोल जवाब देकर मुझे गुमराह करने की कोशिश की थी। करीब 3 साल पहले की बात होगी जब सुधीर सांगवान ने हिसार में मेरे घर पर मुझे खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया था और इसके बाद उसने मेरे साथ बार बार दुष्कर्म किया था। उसने इसका वीडियो बना लिया था और इसी वीडियो से वो बार बार मुझे ब्लैकमेल करता था। कहता था कि वो इसे वायरल कर देगा। सुधीर धमकी देकर जो वो चाहता था वही मुझसे करवाता था। सुधीर ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मेरे साथ कई बार रेप किया और उसने कहा था कि अगर तुमने इस बारे में कहीं पर कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारा फिल्मी और राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा। सुधीर सांगवान ने मेरे ऊपर इतना दबाव बना दिया कि डर की वजह से मैंने अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों से बात करना बंद कर दिया था। सुधीर सांगवान अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर कुछ भी गलत कर सकता था। 22 अगस्त 2022 के दिन मैंने अपने छोटे जीजा अमन पुनिया को फोन किया। मैंने उन्हें साफ बताया कि मुझे सुधीर ने खाने में कुछ मिलाकर दिया है जिससे मेरे शरीर में बेचैनी और घबराहट सी बढ़ गई है। उसी दिन मैंने माँ से भी बात की थी
और यही बात मैंने उन्हें भी बताई थी। 23 अगस्त 2022 की बात है जब सुधीर सांगवान ने मेरे बड़े भाई को फोन किया। उसने बताया कि तुम्हारी बहन सोनाली फोगाट की फिल्म की शूटिंग के दौरान मौत हो गई है, लेकिन सच ये है कि गोवा में किसी फिल्म की शूटिंग थी ही नहीं। सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने मेरी संपत्ति हड़पने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मेरी हत्या की। इस हत्या में सुधीर सांगवान और सुखविंदर के अलावा दूसरे लोग भी शामिल हैं। इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आरोप ये भी लग रहा है कि सोनाली फोगाट का जो फार्म हाउस था वहां से जो डीवीआर है, सीसीटीवी फुटेज है, वो सब गायब हो चुका है। अब पुलिस इसकी हत्या मानकर जांच शुरू कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चुका है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज आपको दिखाएंगे कि यूक्रेन पर रूस के लास्ट अटैक का ट्रेलर और क्या वाकई 7 दिनों में रूस सबसे बड़ा कहर बरपाने वाला है। यह आशंका किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जताई है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब 9/11 एंगल भी सामने आया है। क्या है यह एंगल? थर्ड वर्ल्ड वॉर का कोड साबित होगा। समझने के लिए देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। यूक्रेन में लास्ट अटैक का ट्रेलर, 7 दिन में सबसे बड़ा कहर। क्रीमिया के बाद डोनबास बनेगा रशिया। ताइवान में क्या करेगा चाइना? रूस वर्सेज यूक्रेन, चीन वर्सेज ताइवान, थर्ड वर्ल्ड वॉर का कोड 9/11। रूस के हमले के 6 महीने बाद यूक्रेन पर अब सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। राजधानी कीव में सायरन की आवाज सनसनी फैला रही है। यूक्रेनी लोगों की धड़कनें बढ़ा रही है। यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे यानी कि 24 अगस्त को बड़े हमले की आशंका जाहिर की गई थी। हमला हुआ भी, लेकिन वो महज ट्रेलर था। 24 घंटे पहले यूक्रेन में क्या कुछ हुआ, ये तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले दुनिया को अलर्ट करने वाली खबर आप सुन लीजिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ही ये खबर दी है कि यूक्रेन पर अगले 1 हफ्ते में बड़ा विस्फोटक हमला हो सकता है। रूस 24 फरवरी से ही यूक्रेन पर नॉन स्टॉप बम, मिसाइल और रॉकेट बरसा रहा है। यूक्रेन के 31वें स्वतंत्रता दिवस पर भी रूस ने रॉकेट दागे। अब की बात टारगेट चलती ट्रेन थी। पूर्वी यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क के पश्चिम में करीब 145 किलोमीटर पश्चिम में चैपलने में हुए इस हमले में ट्रेन की 4 बोगियां राख हो गई। इस हमले में 25 की मौत हुई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इत्तेफाक से यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे यानी 24 अगस्त को ही रूसी हमले के 6 महीने पूरे हुए। इस दिन अमेरिका के अलर्ट के बाद यूक्रेन को रूसी हमले का डर था। ऐसे में राजधानी कीव में स्वतंत्रता दिवस का जश्न भी नहीं मनाया गया। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क में ही एक और हमला हुआ, लेकिन यह हमला रूसी सेना ने नहीं बल्कि रूस समर्थक विद्रोहियों ने किया। इस हमले में विद्रोहियों ने यूक्रेनी सेना के मेड इन अमेरिका M777 होवित्जर को बर्बाद कर दिया। विद्रोहियों के मुताबिक उसकी आर्टिलरी ने पूरा खोप इलाके में यूक्रेनी फोर्स के M777 होवित्जर को ढेर कर दिया। एक तरफ रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर बहुत बड़े प्लान को अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। पुतिन का वो प्लान भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बीते 180 दिनों से रूस से लोहा ले रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति का आत्मविश्वास देखिए, जो रूस को यूक्रेन की जमीन से खदेड़ देने का दम भर रहे हैं। Дорогі українці, вже майже ніч завершується наш головний день, День Незалежності України. Наша незалежність не завершується і ніколи не завершиться. І 32-й наш День Незалежності буде, і 33-й, і всі наступні. Скільки триватиме час на землі, Україна назавжди. І щодня ставатиме
тільки міцнішає. І це розуміють абсолютно всі у світі, від Радбезу ООН до всіх столиць без виключення. Тому не відступаємо з нашого шляху, боремось, дякуємо усім, хто нас підтримує. यूक्रेन के मुताबिक इस जंग में उसके 9,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के हमले में यूक्रेन के कई शहरों के नामो निशान तक मिट गए हैं, लेकिन यूक्रेनी सरकार के कॉन्फिडेंस का आलम ये कि वो खुद से कई गुना ज्यादा नुकसान रूस को पहुंचाने के दावे कर रही है। यूक्रेन के मुताबिक युद्ध में रूस को अब तक 45,700 जवानों से हाथ धोना पड़ा है। 1924 टैंक, 4,243 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 1,036 आर्टिलरी यूनिट, 286 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 147 एयर डिफेंस सिस्टम, 234 लड़ाकू विमान, 199 हेलीकॉप्टर, 819 ड्रोन, 196 क्रूज मिसाइल, 15 युद्धपोत, 3,160 गाड़ियां और फ्यूल टैंकर्स और खास उपकरणों की 99 इकाइयां नष्ट की जा चुकी हैं। यूक्रेन बीते 6 महीनों से जारी जंग में लगातार रूस को आघात पहुंचाने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत जो है वो दुनिया के सामने है। साफ तौर पर देखा जा सकता है उन तस्वीरों को जिसमें ये साबित होता है कि कैसे रूस मिसाइल से और रॉकेट से लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। और अगर अमेरिकी इनपुट एकदम सही साबित हुआ तो सबसे बड़ा हमला आने वाले 7 दिनों में होगा। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक के बीच रूस ने एक और बड़ा प्लान किया है। बताया जा रहा है कि रूस 11 सितंबर को एक जनमत संग्रह कराने जा रहा है। इस जनमत संग्रह में रूस पूर्वी यूक्रेन के डोनबास को खुद में शामिल करने को अंजाम तक पहुंचाने जा रहा है। अब तक डोनबास के करीब 60% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। अब बाकी बचे 40% इलाके पर कंट्रोल के लिए रूस ने जनमत संग्रह का फैसला लिया। ये प्लान भी ठीक उसी तरह का है जैसे रूस ने क्रीमिया को खुद में मिला लिया था। रूस के मुताबिक उसका यूक्रेन प्लान धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, यानी यूक्रेन की जमीन पर इस तरह की बमबारी कभी आगे भी जारी रहने वाली है। हालांकि सच ये भी है कि लाख कोशिशों के बावजूद रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने में नाकाम रही। उसका ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट भी रूस के कब्जे में है, जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र की टेंशन भी बढ़ गई है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बार फिर रूस से यूरोप के इस सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट को खाली करने और इसे यूक्रेन सरकार के हवाले करने की अपील की है। Any actions that might endanger the physical integrity, safety or security of the nuclear plant are simply unacceptable. Any further escalation of the situation could lead to self-destruction. The security of the plant must be ensured and the plant must be re-established as purely civilian infrastructure. हालांकि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन पर इस अपील का कितना असर होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि युद्ध विराम को लेकर ऐसी तमाम गुजारिशों और गुहारों को पुतिन ठुकरा चुके हैं। Today marks 6 months of Russia's premeditated, unjustifiable, and brutal full-scale war against Ukraine. Just 6 months since we, sitting here in the council chamber, watched as Russia, serving in the presidency, attempted to defend the indefensible. Let's be clear. The international community will never recognize Russia's attempt to change Ukraine's borders by force. अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देश यूक्रेन में एकतरफा युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराते हैं। तमाम देश यूक्रेन पर रूस के बारूदी हमले को इंसानियत के खिलाफ बताते रहे हैं, लेकिन ऐसे आरोपों और दलीलों को अनसुना कर रूस का अटैक नॉन स्टॉप जारी है। यूक्रेन युद्ध को रूस बार बार स्पेशल ऑपरेशन का नाम देता है। इसे यूक्रेन को नाजीकरण और नाटो के चंगुल से बचाने की कवायद बताता है। Эта война, уносившая жизни мирных жителей в течение 8 лет, могла бы закончиться, если бы Киев выполнил Минские договоренности. Однако ни украинским властям, ни их зарубежным покровителям это не было нужно. Они вновь открыто сказали об этом в начале этого года, пригрозив при этом отказаться от безъядерного статуса. В этих условиях для установления мира на Донбассе, а также для предотвращения исходящих от Украины очевидных угроз для России, у нас не оставалось иного выбора, кроме как начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, цели которой успешно и последовательно выполняются. Еще раз повторю, если бы выполнялись Минские соглашения, никакой спецоперации не потребовалось. भारत युद्ध के खिलाफ है, लेकिन सच ये भी कि रूस हमेशा से भारत का सदाबहार दोस्त रहा है।
ऐसे में यूएन में रूस के खिलाफ वोटिंग से एक तरफ भारतीय प्रतिनिधि ने परहेज बरता है तो दूसरी तरफ सरकार ने यूक्रेन की हर मुमकिन मानवीय मदद भी की है। As we meet to mark 6 months since the beginning of the ongoing conflict in Ukraine, India is ready to dispatch its 12th consignment of humanitarian aid to Ukraine, consisting of 26 types of medicines, including hemostatic bandages meant to stem the bleeding of deep wounds in children and adults. This was a specific request by the Ukrainian side, and we have made sure that we will be reacting in the fastest possible time to meet this. यूक्रेन युद्ध पर चर्चा के दौरान भारत ने एक बार फिर रूस और यूक्रेन से कूटनीति और बातचीत के जरिए हिंसा को जल्द से जल्द खत्म करने की अपील की है। India remains deeply concerned over the situation in Ukraine. The conflict has resulted in loss of lives and countless miseries for its peoples, particularly for women, children and the elderly, with millions becoming homeless and forced to take shelter in neighboring countries. We believe that going forward, we need to focus on the following aspects. 1. In terms of diplomacy, India continues to advocate for an immediate cessation of hostilities and an end to violence. We encourage talks between Ukraine and Russia. Prime Minister Narendra Modi has himself more than once spoken to them in this regard. यूक्रेन को लेकर दुनिया की गुजारिशें रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अब तक अनसुनी ही की है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब तक जो हमले हुए वो तो महज ट्रेलर थे। आने वाले दिनों में यूक्रेन पर पहले से भी बड़े और विस्फोटक हमले हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे देश ही रूस से युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं, बल्कि रूस में भी कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो लगातार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार्रवाई का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन लोगों में शामिल रूस के चौथे सबसे बड़े शहर के पूर्व मेयर भी हैं, जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन की कार्रवाई का विरोध किया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। रूस की पुलिस ने 2013 से 2018 तक येकातेरिनबर्ग के मेयर रहे येवगेनी रोइजमैन को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद बनाए गए कानून के तहत रोइजमैन को गिरफ्तार किया गया। अगर अदालत में उन पर आरोप सही साबित हुए तो उन्हें 5 साल की सजा हो सकती है। रूस में जहां युद्ध विरोधी नेता को हवालात भेज दिया, वहीं यूक्रेन की मदद के लिए वहां की सरकार ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को यूक्रेनी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से नवाजा। जॉनसन ने यह अवार्ड खुद कीव जाकर प्रेसिडेंट जेलेंस्की के हाथों कबूल किया है। रूस पर दबाव बनाने के लिए पश्चिमी देशों के कूटनीतिक प्रयास अब तक नाकाम ही रहे हैं। पुतिन की ताकतवर सेना से मुकाबले के लिए अमेरिका और ब्रिटेन समेत नाटो के कई देश यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद कर चुके हैं। अब युद्ध के 6 महीने पूरे होने के बाद भी अमेरिका ने यूक्रेन को 3 अरब डॉलर की सैन्य मदद का ऐलान किया, ताकि यूक्रेनी आर्मी रूसी मिसाइल, रॉकेट और बमों का सामना कर सके। यूक्रेन को लेकर रूस के इरादे जग जाहिर हैं। ये बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एकदम स्पष्ट कर चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को रूस का हिस्सा बनाकर रहेंगे। और इसी तरह के इरादे जो हैं वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी हैं, जो किसी भी कीमत पर ताइवान को चीन का हिस्सा बनाने का दम भर रहे हैं। चीन कह चुका है कि चाहे जैसे हो, वो ताइवान को खुद में मिलाकर ही दम लेगा। ताइवान को डराने के लिए चाइनीज आर्मी अगस्त के महीने में ही 3 दौर की वॉर एक्सरसाइज कर चुकी है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए बेहिसाब रॉकेट और मिसाइलें दाग चुकी है। ताइवान को चारों तरफ से घेर कर लड़ाकू विमान और युद्धपोतों की ताकत दिखा चुकी है, लेकिन ताकत में चीन से कई गुना कम ताइवान के हौसले भी कम नहीं है। जवाब में उसकी आर्मी ने युद्ध अभ्यास किया। अब ताइवान ने इस साल अपने रक्षा बजट में इजाफे का भी फैसला किया है। ताइवान सरकार ने अगले साल डिफेंस पर 19 अरब डॉलर खर्च करने का ऐलान किया। ताइवान ने चीन से मुकाबले के लिए नए लड़ाकू विमान समेत मॉडर्न हथियार खरीदने का प्लान बनाया है। ताइवान की साई इंग वेन सरकार 2023 में जीडीपी का 2.4% डिफेंस पर खर्च करेगी। हालांकि ताइवान और चीन के रक्षा बजट में 15 गुना से ज्यादा फर्क है। 2022 में चीन का रक्षा बजट करीब 16.8 अरब डॉलर था, जबकि ताइवान का 230 अरब डॉलर। ये पूरी दुनिया को पता है कि सैन्य ताकत के मामले में चीन के आगे ताइवान कहीं टिकता नहीं है, लेकिन जिस तरह से ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, उसकी सैन्य मदद कर रहा है, उसे देखते हुए ये कहना ज्यादा मुश्किल नहीं कि अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो नतीजा यूक्रेन की तरह ही हो सकता है। ऐसे में अगर यूक्रेन के बाद ताइवान में भी वॉर फ्रंट खुला तो नतीजा विश्व युद्ध जैसा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।